वेलकम टू द स्टडी फीवर। आज हम बात करने वाले हैं रिजल्टेंट ऑफ टू पैरेलल फोर्सेस के बारे में। तो इस टॉपिक में दो केस आते हैं, वैसे तो तीन आते हैं, एक तीसरा कपल का भी है, वो मैं इसके बाद में करूँगा। तो फिलहाल के लिए आप दो केस देखिए। टू पैरेलल फोर्सेस आर लाइक एंड सेकंड वन इज़ टू पैरेलल फोर्सेस आर अनलाइक। लाइक अनलाइक तो पता ही होगा, जैसे कि ये दो फोर्सेस हैं, दोनों एक डायरेक्शन में लग रहे हैं तो ये लाइक फोर्सेस हैं। और अगर इनमें से जैसे कि कोई एक इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ लग रहा हो और ये ऊपर की तरफ लग रहा हो, फिर भी दोनों पैरेलल हो, तो इसको हम अनलाइक फोर्सेस बोलते हैं। और ये फोर्सेस जो दो फोर्स हैं ये इक्वल भी हो सकते हैं, अनइक्वल भी हो सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा, एक मेथड वही रहेगा। तो चलिए देखते हैं कि रिजल्टेंट ऑफ टू पैरेलल फोर्सेस हम यहाँ इसके ऊपर फाइंड करेंगे कि रिजल्टेंट ऑफ टू पैरेलल फोर्सेस क्या होगा और वो कहाँ पे किस पॉइंट पे लाई करेगा। तो यार जैसा कि हमको पता है कि रिजल्टेंट क्या होता है, रिजल्टेंट इज अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज कॉल्ड रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट हम निकाल लेते हैं, रिजल्टेंट इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल फोर्सेस। तो ऑल फोर्सेस क्या है हमारे पास, F1 और F2 ही है। 3, 4, 5 जितने भी फोर्सेस होते हैं उन सब का हम यहाँ पे सम करके रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। और हाँ, फोर्स अपवर्ड जा रहा है तो ये पॉजिटिव है, ये भी फोर्स अपवर्ड जा रहा है इसीलिए ये दोनों पॉजिटिव है। अगर यही फोर्स नीचे की तरफ आ रहा होता तो हम इसको नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैंने वेरिग्नॉन थ्योरम लिखी हुई है, एक बार इसको भी रिमेंबर कर लो ताकि आपको ईजी पड़े आगे। अकॉर्डिंग टू वेरिग्नॉन्स प्रिंसिपल, अलजेब्राइक सम ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्सेज, जो कि हमारे पास F1 और F2 हैं, ठीक है। दोबारा पढ़ो, अलजेब्राइक सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ फोर्सेज अबाउट एनी पॉइंट शुड बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट, ठीक है। आगे करते हैं। अब ये तो रिजल्टेंट हमने कैलकुलेट कर लिया, ये तो बहुत इजी चीज़ है, हालांकि इजी चीज़ वो भी होगी। रिजल्टेंट सम अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल फोर्सेस, ठीक है। और आगे अब हम करते हैं कि ये जो रिजल्टेंट है ये इस पूरी बीम पे किस पॉइंट पर लाई कर रहा है, या फिर इस बीम से बाहर लाई कर रहा है या इस बीम के अंदर लाई कर रहा है, वो पॉइंट अब हमें यहाँ पे निकालना है। नाउ वी विल टेक मोमेंट अबाउट ए, ठीक है। ये मोमेंट अबाउट ए है और चाहूँ तो मैं किसी भी पॉइंट पे ले सकता था, चाहे तो बी पे ले लूँ, चाहे तो ए पे ले लूँ, या फिर यहाँ पर कोई एक आर्बिट्रली पॉइंट लगा के वहाँ पर मैं मोमेंट ले सकता था, लेकिन चलिए हम ए पे ले लेते हैं मोमेंट। तो ए पर अगर हम मोमेंट लेंगे तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं F2 इंटू ए बी, F2 इंटू ए बी, फोर्स इंटू डिस्टेंस होगा, F2 इंटू ए बी। अच्छा, साइन कन्वेंशन क्या लेंगे, देखो हर कोई अपने हिसाब से लेता है, मैं किस तरीके से लेता हूँ मैं बता देता हूँ। मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव लूँगा और काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन को नेगेटिव लूँगा। अलग अलग बुक्स में अलग अलग है, तो आप देख लीजिए जैसे भी आपको लेना है। अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन को नेगेटिव लोगे, इसको काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव लोगे तो भी ठीक रहेगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो ठीक है, ये F2 इस ए पर काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, हाँ, तो मुझे नेगेटिव लेना पड़ेगा। और इंटू नहीं, F1, और ये तो जो डिस्टेंस है यहाँ पर तो ज़ीरो ही हो जाएगा, तो प्लस F1 इंटू ज़ीरो। अच्छा, अब मुझे रिजल्टेंट इंटू डिस्टेंस करना है। अब यहाँ पर देखो, रिजल्टेंट तो हमने कैलकुलेट कर लिया था और रिजल्टेंट का डिस्टेंस भी कैलकुलेट हो जाता है, वो इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे ना एक कन्फ्यूजन आ सकती है कि रिजल्टेंट क्या गारंटी है कि इस बीम के अंदर ही लाई करेगा। हो सकता है ये रिजल्टेंट यहाँ पर इस बीम के बाहर भी लाई कर सकता है या फिर यहाँ पर भी लाई कर सकता है। तो किस जगह पे लाई करेगा, अंदर या बाहर, वो हम कैसे निकालेंगे। तो चलिए उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। देखो हमने क्या पढ़ा था, अकॉर्डिंग टू द वेरिग्नॉन्स थ्योरम, अलजेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट ऑफ फोर्सेज अबाउट एनी पॉइंट शुड बी इक्वल टू द मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट। तो इक्वल होना चाहिए मोमेंट। अब देखो मैं लिख देता हूँ भाई, यहाँ पे नेगेटिव है, ये तो जीरो हो ही जाएगा, तो खत्म है बात। यहाँ पे नेगेटिव है तो इसके इक्वल ही होना चाहिए, अगर ये नेगेटिव है तो यहाँ पर भी नेगेटिव ही होना चाहिए, ठीक है। नेगेटिव, और ये नेगेटिव कैसे होगा, अगर ये बीम के अंदर रहे, यहाँ रहे या यहाँ रहे, कहीं पर भी तुम ड्रॉ कर लो, लेकिन बीम के अंदर ही कर लो। यहाँ पर अगर मैं रखता हूँ तो रिजल्टेंट इस पॉइंट पे कैसा मूवमेंट देगा, काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट देगा। और काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब जाएगा तो ये नेगेटिव रहेगा, तो रिजल्टेंट इनटू ए ओ
ठीक है। तो भैया ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो अब इक्वल हो गया, इसकी तो कहानी खत्म है, तो ज़ीरो था। ठीक है, तो इसी वजह से हमने इसको अंदर रखा है। अब भैया आपने बाहर क्यों नहीं रखा? चलो ठीक है, मैं बाहर एक बार अगर मैं रख के देख लेता हूँ। मान लो, चलो ये मैंने काटा हुआ है, चलो ठीक है, मैंने मान लो यहाँ पे रख दिया है के के ए डिस्टेंस है, और यहाँ पे मैं एक रिजल्टेंट ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये रिजल्टेंट मैंने ड्रॉ कर लिया जिसकी डिस्टेंस है के ए। ठीक है, या ओ डैश ले लो, अब ये रिजल्टेंट ओ ए डिस्टेंस पे इस तरीके से मूवमेंट देगा, तो इस पॉइंट पे ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में राउंड लगाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको मूवमेंट देगा। तो जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मूवमेंट देगा तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पर पॉजिटिव लगाना पड़ जाएगा। तो फिर तो ये इक्वल ही नहीं हो पाएगा ना यार, ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, तो ये तो इक्वल ही नहीं हो पाएगा। और यहाँ पर क्या लिखा है इसकी डेफिनेशन में, शुड बी इक्वल टू द मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट। तो मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट शुड बी इक्वल। तो इसी डेफिनेशन के चक्कर में इक्वल रखने के लिए मुझे ये नेगेटिव लेना पड़ा, और नेगेटिव ये यहीं रखूँगा, बीम के इस तरफ रखूँगा, अंदर रखूँगा, तभी ये नेगेटिव साइन दे पाएगा। मतलब कि ये वाला रिजल्टेंट मैं नहीं रख सकता। अब कोई सोचेगा कि भैया अगर इस साइड ही रखना है, अगर नेगेटिव ही रखना है, तो हम इस रिजल्टेंट को हम यहाँ पे क्यों नहीं रख सकते? मैं बोलूँगा रख लो यार, इस जगह भी रख लो, डिस्टेंस तो कैलकुलेट हो जाएगी ना। तो जो डिस्टेंस होगी उसके अकॉर्डिंग हम पॉइंट दे देंगे। तो जो डिस्टेंस होगी उसके अकॉर्डिंग हम दे देंगे। भैया जो डिस्टेंस अगर ए बी से अगर बड़ी आएगी तो यहाँ पर लाई करेगा, और जो ए ओ की जो डिस्टेंस होगी वो ए बी से छोटी आएगी, वो इस बीम के अंदर लाई कर जाएगा। ठीक है, तो करता हूँ मैं आगे। देखो, अब नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा, आर इंटू ए ओ इक्वल टू F2 इंटू ए बी। तो अपने पास ए बी गिवन होगा। ठीक है, ए बी गिवन होगा, और ये जो रिजल्टेंट है ये भी गिवन होगा, और F2 F1 तो है ही है। तो इसमें ए ओ हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके ज़रिए हम ए ओ कैलकुलेट कर लेंगे। और वही जैसा कि मैंने बोला, ए ओ जो कैलकुलेट होगा, भाई इतना तो हमें पक्का पता है कि ये यहाँ से इसको काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो लेके जाएगा। अब ये यहाँ से भी लेके जा सकता है और यहाँ से भी लेके जा सकता है, तो पक्की तो साफ बात है ना यार, ए बी से अगर ज़्यादा आएगा ए ओ तो यहाँ पर लाई करेगा, और ए बी से अगर कम आ गया ए ओ की वैल्यू तो वो अंदर कहीं ना कहीं लाई कर जाएगा। तो इस तरीके से हम रिजल्टेंट की पोजीशन को कैलकुलेट करते हैं। और ये केस था टू पैरेलल फोर्सेस आर लाइक। और इसके बाद मैं देखता हूँ टू पैरेलल फोर्सेस आर अनलाइक, इसका भी मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, और ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा, एक ही कॉन्सेप्ट है। चलिए फिर भी मैं देखता हूँ, अगर मेरे पास टाइम होगा तो मैं थोड़ा सा इस केस पर भी मैं बना देता हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा? क्या इस कंसेप्ट से आपको कुछ समझ में आया? अगर आपको समझ में आता है तो आप कमेंट कीजिए, नहीं भी आता है तो आप तब भी कमेंट कीजिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, स्टडी फीवर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और बेल आइकन भी दबाइए ताकि आप लेटेस्ट वीडियो आपके पास आ जाए, उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए मैं आपसे मिलता हूँ नई वीडियो में नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय।